आज हम इस ट्यूटोरियल में डब्ल्यूपीएफ की डेटा बाइंडिंग सीखेंगे। आप इससे पहले डब्ल्यूपीएफ के लेआउट्स और कंट्रोल्स पढ़ चुके हैं। डेटा बाइंडिंग का मेन पर्पस ये है कि वो आपके सोर्स ऑब्जेक्ट से डेटा को पुल करके आपके इंटरफेस में किसी टारगेट ऑब्जेक्ट में उसकी इंफॉर्मेशन को सेट करता है। एलिमेंट से डेटा टारगेट ऑब्जेक्ट में सेट करना है, तो सबसे पहले आप अपना सोर्स एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। सोर्स एलिमेंट आपका एक सिंपल डब्ल्यूपीएफ एलिमेंट भी हो सकते हैं, लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स, अ कॉम्बो बॉक्स और अ डेटा ग्रिड। इसके अलावा आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को भी सोर्स एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। आप एड्रेस डॉट नेट डेटा ऑब्जेक्ट को भी अपने सोर्स एलिमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सोर्स एलिमेंट आपका कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट हो सकता है। टारगेट ऑब्जेक्ट आपका कोई ना कोई डब्ल्यूपीएफ एलिमेंट होगा। टारगेट ऑब्जेक्ट की जो भी टारगेट प्रॉपर्टी की वैल्यू सोर्स एलिमेंट से डेटा गेट करके सेट करनी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी हो। अब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज किसी एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल इनपुट या एक्सटर्नल डेटा पे डिपेंडेंट होती है, उनको हम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी कहते हैं। सोर्स ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट को आपस में बाइंड कर देते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। इसके लिए मल्टीपल मोड्स अवेलेबल हैं। सबसे सिंपलेस्ट मोड वन वे मोड है, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। जब आपके सोर्स ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चेंज होती है तो आपकी टारगेट प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी अपडेट होती है। सेकेंड मोड टू वे मोड है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। जब सोर्स ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो टारगेट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज अपडेट होती हैं, और जब टारगेट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चेंज होती हैं तो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट भी मॉडिफाई होते हैं। थर्ड मोड इज वन टाइम। इसमें आपके सोर्स प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू आपके टारगेट प्रॉपर्टी में सेट होती है। इसके बाद सोर्स प्रॉपर्टी की अपडेट वैल्यू कंसीडर नहीं होती। मोड वन वे टू सोर्स है, इसमें आपके टारगेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू की बेसिस पे आप अपने सोर्स ऑब्जेक्ट के डेटा को अपडेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट लास्ट बाइंडिंग मोड है, इसमें जो भी टारगेट प्रॉपर्टी आपकी होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग मोड होता है वो यूज़ होता है। लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस और चेक बॉक्सेस में वन वे बाइंडिंग मोड है, तो उनके लिए वन वे बाइंडिंग मोड सेट हो जाता है। कुछ एलिमेंट्स के लिए टू वे बाइंडिंग मोड है डिफ़ॉल्ट, तो वो टू वे बाइंडिंग मोड सेट हो जाते हैं। सबसे पहले डेटा बाइंडिंग के एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक स्लाइडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको एक नेम असाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज मिनिमम और मैक्सिमम सेट की है। मिनिमम और मैक्सिमम स्लाइडर के ऊपर रेंज डिफाइन करता है। ये मिनिमम से लेकर 40 तक की रेंज डिफाइन हुई है स्लाइडर पे। वैल्यू इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि कर्सर की करंट पोजीशन स्लाइडर पे 10 होगी। टिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि सिंगल इंक्रीमेंट होगा। जब 10 से कर्सर को मूव करेंगे 1 पोजीशन आगे, तो वो 10 से 11 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। टिक प्लेसमेंट इज इक्वल टू टॉप लेफ्ट का मतलब है आपको स्लाइडर के ऊपर एक बार नजर आ रही होगी, उसे टिक प्लेसमेंट के प्रॉपर्टी के थ्रू टॉप लेफ्ट पे मतलब अबव सेट कर दिया है। उसके अलावा हाइट और वर्टिकल अलाइनमेंट सेट की है। इस एग्जांपल में बेसिकली जब स्लाइडर पे कर्सर की पोजीशन चेंज होगी तो टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा या लेस होगा। अगर स्लाइडर राइट डायरेक्शन में मूव करता है तो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट का फॉन्ट इंक्रीज होगा, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। टेक्स्ट बॉक्स का टैग जनरेट किया है और अब उसका मार्जिन सेट कर दिया है। और टेक्स्ट शो कर दिया है जिसका फॉन्ट चेंज होगा।
टेक्स्ट बॉक्स के फॉन्ट साइज की हमने बाइंडिंग कर दिया। बाइंडिंग में एलिमेंट नेम, स्लाइडर और पाथ वैल्यू दी है, जिसका मतलब ये है कि स्लाइडर की जो भी करंट वैल्यू होगी वो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज शो होगा। अब कर्सर को राइट साइड पे मूव करेंगे तो स्लाइडर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और टेक्स्ट बॉक्स में फॉन्ट साइज भी इंक्रीज होगा। लेफ्ट साइड पे मूव करने से स्लाइडर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और फॉन्ट साइज भी डिक्रीज हो रहा है। अब हम कोड बिहाइंड के थ्रू डेटा बाइंडिंग सीखेंगे। सबसे पहले स्लाइडर का फोकस का फंक्शन को ओवरराइड करना है और यहाँ पे बाइंडिंग का कोड ऐड होगा। कोड में सबसे पहले बाइंडिंग का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और बाइंडिंग मोड डिफाइन करेंगे। मोड डिफाइन करने के बाद बाइंडिंग का सोर्स देना है जो कि स्लाइडर फॉन्ट साइज है, स्लाइडर का ऑब्जेक्ट, और बाइंडिंग का पाथ देना है जो कि स्लाइडर फॉन्ट साइज की वैल्यू है। इस बाइंडिंग को टारगेट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करना है और टारगेट प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। सेट बाइंडिंग के फंक्शन में आप फर्स्ट पैरामीटर टारगेट प्रॉपर्टी का दे रहे हो, नेक्स्ट बाइंडिंग का, जिससे बाइंडिंग टारगेट ऑब्जेक्ट जो कि टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ अटैच हो जाता है। अब कर्सर की पोजीशन चेंज करने से फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है। WPF में मल्टीपल कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप उन कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स के साथ भी डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं, लाइक लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट व्यू और डाटा ग्रिड। हम डाटा ग्रिड की एग्जांपल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक कॉम्बो बॉक्स का टेक्स्ट जनरेट किया, उसका नेम और मार्जिन सेट कर दिए। अब कोड बिहाइंड के थ्रू इसकी डेटा बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पे पहले एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएंगे और उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐड कर देंगे। हम इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को कॉमा बॉक्स का आइटम सोर्स सेट कर देंगे। कॉमा बॉक्स डॉट आइटम सोर्स इज इक्वल टू लिस्ट के थ्रू जो लिस्ट का डाटा होगा वो कॉमा बॉक्स में डिस्प्ले होगा। अब हम एक कस्टम क्लास डिफाइन करेंगे और उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। फिर इस क्लास को कॉमा बॉक्स का आइटम सोर्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैंने एक क्लास फ्रूट्स बनाई है, इसके मल्टीपल एट्रीब्यूट सेट करने के बाद मैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बनाऊंगी और उस लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को कॉमा बॉक्स का आइटम सोर्स सेट कर दूंगी।
ने कॉमा बॉक्स का सोर्स सेट कर दिया है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को। अब फ्रूट्स की क्लास में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन कॉमा बॉक्स में एट अ टाइम सिंगल वैल्यू शो हो सकती है। तो फिर अब कंफ्यूजन अराइज होगी कि कौन सी वैल्यू को शो करना है, तो इसके लिए आप एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे। कॉमा बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर पाथ इज इक्वल टू फ्रूट नेम के थ्रू फ्रूट के ऑब्जेक्ट्स में जो वेरिएबल फ्रूट नेम के साथ होगा वो कॉमा बॉक्स में डिस्प्ले होगा। अगर इसको फ्रूट नेम से चेंज करके फ्रूट अल्फा कर देंगे तो फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट्स में फ्रूट अल्फा की जो वैल्यूज होंगी वो कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएंगी। हम नेक्स्ट डेटा बाइंडिंग की एग्जांपल डेटाबेस के थ्रू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक डेटाबेस की फाइल ऐड करनी है। फाइल ऐड करने के बाद सिंपल एक टेबल ऐड करेंगे, उसका नेम प्रोडक्ट दिया है और उसके आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट बना दिए और प्रोडक्ट के चार एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे। प्रोडक्ट नेम, उसका मॉडल, उसकी प्राइस और उसकी डिस्क्रिप्शन। टेबल बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे डेटा बाइंडिंग का। इस एग्जांपल में बेसिकली हमने डेटाबेस से डेटा फेच करके विंडो के ऊपर टेक्स्ट पेज में शो करना है। तो हमने चार एट्रीब्यूट्स डेटाबेस में डिफाइन किए थे, उन चारों के लिए चार टेक्स्ट पेज बनाएंगे इंटरफेस में। टेक्स्ट फील्ड डिज़ाइन हो गई हैं और उनकी तीन प्रॉपर्टी सेट की हैं, नेम की, मार्जिन की और बॉर्डर ब्रश की, ताकि उनकी बाउंड्री बॉर्डर ब्रश की प्रॉपर्टी इसलिए सेट की है ताकि उनकी बाउंड्री इंटरफेस पे विजिबल हो। अब चारों टेक्स्ट बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग चार लेबल्स डिफाइन करेंगे ताकि यूज़र को ये पता चले कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस चीज़ की है। लाइक नेम शो हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल नेम का डिस्प्ले होगा।
चारों टेक्स्ट बॉक्स और चारों लेबल्स इंटरफेस पे डिज़ाइन हो गए हैं। हमारे इंटरफेस का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमने बैकएंड डेटा बाइंडिंग का कोड लिखना है। इंटरफेस से रिगार्डिंग हमारा XAML का कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग लाकर डाटा फेच करने का कोड लिखेंगे, जो हमने अपने टेक्स्ट फील्ड में शो करना है। इस एग्जांपल में हम सारा डेटा बाइंडिंग का कोड हम कोड भी हैंड के थ्रू करेंगे। गेट डेटा के फंक्शन में हमने फेच डेटाबेस से डेटा फेच करने का कोड लिखना है। डेटाबेस में एक रिकॉर्ड हमने एंटर किया हुआ है, जो कि टेक्स्ट फील्ड में शो होगा। सिंपल डेटा फेच करने का कोड लिखा है एडियो डॉट नेट कनेक्टेड मॉडल का। अब मैं एक हेल्पर क्लास बना रही हूँ। डेटा बनने के लिए आपको हमेशा एक हेल्पर क्लास की ज़रूरत होती है, तो आपने मल्टीपल फील्ड्स में डाटा शो करना होते हैं। आप एक एक फील्ड को उस क्लास के एक एक एट्रीब्यूट के साथ बाइंड कर देते हैं। सिंपल डेटाबेस से डेटा एक प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में रीड कर लिया। सारी टेक्स्ट फील्ड मैंने एक ग्रिड लेआउट में यूज़ की थी, और उस ग्रिड लेआउट का डेटा कॉन्टेक्स्ट मैं प्रोडक्ट की क्लास को रख दूंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रिड लेआउट के अंदर जितना भी डेटा शो होगा वो प्रोडक्ट टाइप का होगा।
ग्रिड का डेटा कॉन्टेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट क्लास को सेट कर दिया है और अब उसके ग्रिड के जो चाइल्ड टेक्स्ट फील्ड्स हैं उसमें से हर टेक्स्ट फील्ड को मैं एक एक प्रोडक्ट क्लास के एट्रीब्यूट के साथ बाइंड कर दूंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका डेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट फील्ड में शो हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। डेटा बाइंडिंग के थ्रू डेटाबेस से डेटा टेक्स्ट फील्ड में शो हो गया है। आई होप अब आप डेटा बाइंडिंग के बेसिस से फेमिलियर होंगे।